दोस्तों, अगर आप लोग भी कर रहे हैं सीए एग्जाम की तैयारी मई 2021 अटेम्प्ट के लिए, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अनअकैडमी लेकर आ रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल बैच जिसमें वो आपको तैयारी करवाएंगे मई 2021 अटेम्प्ट के लिए। आप देख सकते हैं कि ये बैच आरंभ हो चुका है मई 2021 अटेम्प्ट के लिए, जो कि स्टार्ट हो रहा है बैच 11 जनवरी 2021 से सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के लिए। ठीक है दोस्तों, ये सारे आपके टॉप एडुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे। सारे के सारे टॉप फैकल्टी मेंबर हैं जिन्होंने खुद ने इतना एक्सपीरियंस गेन किया है कि जब वो आपसे कोई भी चीज़ शेयर करेंगे तो उनके हर एक बात में एक बहुत बड़ी चीज़ छुपी हुई है जो आप लोगों को ढूंढनी है कि किस तरह से वो सक्सेस आपको गेट करनी है। और ये सारे टॉप एडुकेटर्स आपकी हेल्प करेंगे उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए। दोस्तों, इनमें क्या होता है, सबसे पहली चीज़ कि इसमें लाइव इंटरेक्शन क्लासेस होती हैं। आप डायरेक्टली अपने लाइव डाउट्स पूछ भी सकते हो, लाइव वो आपको पढ़ाएंगे भी। और कोई डाउट होगा ना, तुरंत आपको उसका एक्सेस मिलेगा कि वो आपके डाउट रिजॉल्व करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें लाइव क्विज होते हैं, पूल्स होते हैं, जिनके थ्रू आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें लग जाते हैं 4 चांद। और इवन इनके टाइम टू टाइम टेस्ट भी कंडक्ट कराए जाते हैं। और दोस्तों, अब क्या है, इनके फ़ायदे क्या क्या हैं वो सुनो। देखो, सबसे पहली चीज़ तो है कि इसमें आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी इसमें व्यू कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि इसमें अनलिमिटेड व्यूज़ है। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही बार देखो, आप अनलिमिटेड बार इनके व्यूज़ देख सकते हो। मल्टीपल एडुकेटर्स हैं सभी सब्जेक्टों के लिए। रिविजनरी क्लास भी होती है, मैराथॉन्स भी इनकी चलती रहती है, मॉक टेस्ट सीरीज भी होती रहती है। बहुत ही मज़ेदार होती है इनकी सारी की सारी क्लासेस। और एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सारी की सारी क्लासेस इनकी गेट कर सकते हो। मल्टीपल एडुकेटर्स से पढ़ सकते हो। एक सब्सक्रिप्शन ले लो, बस बात खत्म है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके किसी भी सब्सक्रिप्शन में अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं पहले तो यहाँ पर कि 1 महीने का सब्सक्रिप्शन 3500 का है, 3 महीने का 8750 है। इसके बाद भी ना आपके लिए एक मज़ेदार चीज़ है कि अगर आप इसमें भी 10% का एडिशनल डिस्काउंट चाहते हैं ना, तो आप नीचे देख सकते हैं हैव अ रेफरल कोड में आप टाइप करना EEH10। जैसे ही आप EEH10 टाइप करेंगे आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। फर्दर डिटेल के लिए मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार क्लिक ज़रूर करना। और ये चीज़ें ना, इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज द केयरिंग। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। वो प्रॉब्लम ये होगी कि मेरे हाथ से थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। मैं हाथों को ऊपर नहीं कर पा रहा हूँ। मैं थोड़ा गिर गया था कहीं पर, तो इसके चलते थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो कोशिश करना कि आज की, अब देखो मैं क्लास तो नहीं छोड़ सकता, क्लास तो लेनी है मुझे। तो मैंने क्या किया, मेरी उंगलियां तो काम कर रही है ना, तो मैंने उंगलियों से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है, बिल्कुल उमदा क्वालिटी की बनाई, डोंट वरी। तो आज की क्लास हमारी बोर्ड पर नहीं होगी, वो पूरी PPT पर होगी। तो प्लीज़ आज के लिए थोड़ा सा देख लेना, मैनेज कर लेना। बाकी क्लास बहुत ही बढ़िया तरीके से शूट किया, आपको पूरा समझ आएगा। और प्लीज़ फीडबैक देना कि इस टाइप की जो आज क्लास मैं ले रहा हूँ वो आपको कितनी अच्छी और इफेक्टिव लग रही है। बोर्ड वाली ज़्यादा इफेक्टिव थी या ये वाली? ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। What's up everyone, welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एक नया चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक से अक्सर क्या होता है, क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो डेटा के बेस पर पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों, ये तो मान के ही चलो कि बोर्ड्स के एग्जाम में इसकी वेटेज होने वाली है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है ना जो अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर आपने इंडियन इकोनॉमी ही नहीं पढ़ी है। आप बात समझ रहे हो? तो इसलिए चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात बताऊं, मैं भी जितनी भी स्लाइड्स आपको दिखाऊंगा, आज मैं ना बोर्ड पर कुछ नहीं लिखने वाला हूं। आज के मेरा जो पूरा थीम है वो स्लाइड्स पर चलेगा। और याद रखना, स्लाइड्स बनाने का रीजन ये है कि आपको जितनी स्लाइड दिखा रहा हूं सिर्फ आपको इतना पढ़ना है। इसके अलावा बुक में क्या लिखा हुआ है वो सारा उठा के फेंक देना, क्योंकि जो पढ़ा रहा हूं इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जितना डेटा कराऊंगा उतना ही आपको करके आना, उसके अलावा कुछ भी नहीं करके जाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया के कई सारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, बट हम आज के इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 2 कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। एक तो अपनी नेबरिंग कंट्री चाइना और एक अपनी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान। कहने को श्रीलंका भी है, कहने को नेपाल भी है, भूटान भी है और आपका बांग्लादेश भी है। बट हम उन कंट्रीज की बात नहीं करेंगे क्योंकि उनसे जो हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं वो उतने ज़्यादा नहीं है। और थोड़ा ये है कि उनकी इकॉनमी और हमारी इकॉनमी में बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। बट ये जो 3 इकॉनमी है ना, इनसे हमारा 19-20 का आंकड़ा रहा है आगे पीछे, जबकि शुरुआत हम तीनों की एक साथ हुई है। अब जब भी मैं बोलूँ ना हम तीनों की, तो अब समझ जाना इंडिया की बात कर रहा हूँ,
चाइना की बात कर रहा हूं और पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हम जब भी बात करेंगे तो इन तीन चीजों की बात करेंगे दोस्तों। यहां मैं सबसे पहले ये बता दूं कि तीनों की शुरुआत लगभग एक जैसी हुई थी, तीनों को आजादी जो है वो सेम टाइम पर मिली थी, थोड़ा बहुत आगे पीछे है बट देखा जाए तो ऑन एन एवरेज ये बिल्कुल सेम ही रहा है। तो जब किसी चीज की शुरुआत सेम हुई हो तो अब ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि आज की डेट में कौन कंट्री कितनी आगे है और किस चीज में आगे है और क्यों आगे है, उसने कौन कौन सी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज अपनाई थी अपनी कंट्रीज को बूस्टअप करने के लिए। ये सारी चीजें मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाने के लिए आ रहा हूं। तो चलिए आप देख सकते हैं इस स्लाइड के अंदर कि यहां पर साफ साफ लिखा है डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, कि वो कौन कौन सी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज थी जो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान ने अपने यहां पर अपनाई थी। तो अब पहले तो इसका थोड़ा ओवरव्यू लो। सबसे पहले लाइन करिए, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान हैव मैनी सिमिलरिटीज इन देयर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज विच आर एज फॉलो। जैसा कि हम जानते हैं, पहली बात तो ये तीनों की तीनों नेबरिंग कंट्रीज हैं और उससे बड़ी बात इनकी जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज है ना वो भी लगभग सेम रही। तो अभी जो ये स्लाइड है इसके अंदर आप सिर्फ ये देखेंगे कि वो कौन कौन सी सेम चीजें हैं जो इंडिया ने, पाकिस्तान ने और चाइना ने करी, ठीक है। देखो सबसे पहले लिखा है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना हैव स्टार्टेड टुवर्ड देयर डेवलपमेंट पाथ द सेम टाइम। इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम इंडिपेंडेंट नेशन इन 1947। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली और पाकिस्तान को आजादी ठीक एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 को मिली। और चाइना का एक और नाम है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसका पूरा नाम है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी, बट शॉर्ट में हम इसे चाइना ही बोलते हैं। तो वही लिखा है वाइल पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज एस्टैब्लिश इन 1949। तो देखो आपको पहले पॉइंट से क्या समझ आया, जितना करा रहा हूं इतना ही आपको एग्जाम में करके आना है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। सुनो, तो मैंने ये बोला कि इंडिया और पाकिस्तान और चाइना इन तीनों की शुरुआत लगभग सेम ईयर में हुई है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की शुरुआत 1947 में हुई, जबकि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की शुरुआत कब हुई, 1949 में हुई। तो आपको ईयर याद करना है कि पाकिस्तान और इंडिया की आजादी 1947 में हुई और चाइना जब स्टैब्लिश हुआ वो कौन सा ईयर था, 2 साल बाद यानी 1949, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट क्या करें, all the three countries had started planning their development strategies in similar ways। इन तीनों की तीनों कंट्रीज ने अपनी जो स्ट्रेटजीज अपनाई वो लगभग सेम थी। इंडिया अनाउंस इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1951 टू 56। आपको पता ही है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो पहले 3 साल तो हमें जो झटका लगा था वो सहने में लग गया। उसके बाद 1950 में हम लोगों ने सोचा चलो प्लानिंग कमीशन का गठन करते हैं और 1951 में, याद है 1 अप्रैल 1951 में हमने सबसे पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया, ठीक है। तो आपको ये डेट याद रखनी है कि पहला 5 ईयर प्लान हमारा कब हुआ था, 1 अप्रैल 1951 में, जो कि 1956 में खत्म होता है 31 मार्च। तो वही लिखा हुआ है कि इंडिया ने पहला 5 ईयर प्लान जो है वो 1951 से 1956 में अनाउंस किया, जबकि पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान तब अनाउंस किया जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान खत्म हो गया। यानी जैसे हमारे पहले प्लान की खत्म होती है पाकिस्तान पहले प्लान को अडॉप्ट करती है। 1 अप्रैल 1956 को पाकिस्तान ने पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च किया, जबकि चाइना ने ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1953 में लॉन्च किया। अच्छा आपको ईयर याद करना है कि बताओ इंडिया ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लॉन्च किया, 1951 में, ये तो आपको वैसे भी याद होगा। इसके बाद किसने लॉन्च किया, चाइना ने 1953 में, और 1956 में किसने किया, पाकिस्तान ने। तो 3 ईयर आपको याद करना है, कोई बड़ी चीज नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है। थर्ड लाइन, पाकिस्तान हैविंग एन अथॉरिटी ऑफ मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पावर। अच्छा आपको एक बात पता ही होगी कि हमारे इंडिया में ना हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, इन पर ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। ऐसा नहीं कि मिलिट्री पर खर्च नहीं करती इंडिया, बिल्कुल करती है, बट पाकिस्तान का जो मेन फोकस है वो सिर्फ मिलिट्री पर है, सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पे। उन्हें नहीं फर्क पड़ता पढ़ाई लिखाई क्या चल रही है, नहीं फर्क पड़ता पॉवर्टी क्या चल रही है, नहीं फर्क पड़ता एजुकेशन क्या है, उन्हें फर्क पड़ता है हमारे पास मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो उनका जो मेन फोकस होता है ना वो अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग बनाने में होता है, ठीक है। तो अभी तक के जो 3 पॉइंट है आपको पता चल गया। पहला पॉइंट क्या है कि इनको आजादी कब मिली, तो इंडिया और पाकिस्तान को 1947 में मिली और चाइना को 1949 में मिली। मैं आपको तुरंत याद कराता चलूंगा, यही थोड़ी सी अच्छी बात होगी हमारी इन क्लासेस की कि आपको बाद में कुछ नहीं याद करना, अभी करना है जो भी करना है। दूसरी चीज क्या कि हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में लॉन्च हुआ, चाइना का 1953 में हुआ और पाकिस्तान का 1956 में हुआ। मेरे साथ साथ याद कर लो, ठीक है। तीसरा कि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से मिलिट्रियन कंट्री बन चुका है क्योंकि उसने सबसे ज्यादा अपना पैसा, अपनी जीडीपी का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन उसने किस पर लगाया, मिलिट्री पर लगाया। उसे हमेशा खतरा रहता है बाकी कंट्री से कहीं कोई अटैक ना कर दे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इंडिया एंड पाकिस्तान अडॉप्ट सिमिलर स्ट्रेटजीज सच एज क्रिएटिंग अ लार्ज पब्लिक सेक्टर एंड रेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट। देखो आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान और इंडिया की डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज क्यों सेम होती थी, बिकॉज पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ इंडिया एक टाइम पे,
आप जानते हो कि हमारे इंडिया का एक हिस्सा जो है वो पाकिस्तान लेकर चला गया, समझ लो ना, ईस्ट बांग्लादेश जिसे बोलते हैं, वो हिस्सा कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। जो अब्दुल्ला राव थे उन्होंने क्या बंटवारा करवा दिया था। देख रहे तो पाकिस्तान कोई अलग कंट्री नहीं थी, पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ इंडिया और हम बहुत ही अच्छी नेबरिंग कंट्रीज थी। बट कहते हैं ना पॉलिटिकल पावर्स के चलते दो टुकड़े कर दिए गए, हमारा कुछ टुकड़ा पाकिस्तान वालों के पास चला गया। तो ऐसे में क्या हुआ, जब दो टुकड़े हुए तो भाई बात तो वही है ना कि आप एक इंसान को दो जगह अलग अलग बांट दोगे, लेकिन फिर भी काम करने का जो तरीका होगा वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान के जो काम करने के तरीके थे, डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज थी, वो लगभग क्या होती थी, सेम होती थी। ठीक है। टिल 1980 ऑल थ्री कंट्रीज हैज सिमिलर ग्रोथ रेट एंड पर कैपिटा इनकम। ध्यान से सुनना, 1980 तक इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों की डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज बिल्कुल सेम थी। तीनों का ग्रोथ रेट, तीनों की पर कैपिटा इनकम, तीनों की नेशनल इनकम लगभग सेम थी। ठीक है। लेकिन 1980 के बाद थोड़े बहुत चेंजेस आने शुरू हो गए, कोई कंट्री आगे निकल गई, कोई कंट्री थोड़ी पीछे रह गई, लेकिन 1980 तक तीनों की तीनों कंट्रियां बिल्कुल सेम डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज को अपनाते हुए ग्रोथ रेट सेम रखती थी। फिर आगे लिखा हुआ है इकोनॉमिक रिफॉर्म टुक प्लेस इन ऑल थ्री कंट्रीज। रिफॉर्म स्टार्टेड इन 1990 इन चाइना 1976 एंड इन पाकिस्तान 1986। क्या लिखा हुआ जानते हो? आपको याद होगा मैंने आपको एक एलपीजी का चैप्टर कराया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हमारी इंडिया में जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन था, ये कब आया था जानते हो? 1991 में। आपको वो पूरी कहानी याद है ना, मैंने आपको सुनाई थी कि मनमोहन सिंह ने किस तरीके से बाहर से आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था इकोनॉमी को दोबारा से रिफॉर्म करने के लिए, दोबारा से खड़ा करने के लिए। क्योंकि उन्हीं दिनों हर्षद मेहता ने भी एक बहुत बड़ा स्कैम किया था 1991 में, तो हमारा स्टॉक मार्केट पूरी तरह से डाउनफॉल में चला गया था, सेंसेक्स पूरा डाउनफॉल में चला गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, कि वो सारा नीचे चला गया, इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया, इकोनॉमी के अंदर क्राइसिस आ गई बहुत ज्यादा हर्षद मेहता की वजह से। आप लोग कहोगे तो मैं केस स्टडी जरूर दूंगा इसकी। तो उस टाइम पर इकोनॉमी को दोबारा से हमें रिवाइव करना पड़ा, रिफॉर्म लाने पड़े। तो देखो भाई, हमारे इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है वो 1991 में लाए गए, जबकि चाइना के अंदर 1976 में ही रिफॉर्म आ गए थे, हमसे बहुत पहले रिफॉर्म आ गया था। पाकिस्तान में भी हमसे पहले रिफॉर्म आ गया था 1988 में। जानते हो, आप ये मत सोचना कि रिफॉर्म आने का मतलब ये है कि वो कंट्री ज़्यादा अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो बात ये होती है, इंसान अपने अंदर मेजर चेंजेस कब लेकर आता है? जब उसको बहुत प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं, समझ लो। तो इंडिया को प्रॉब्लम लास्ट में हुई, तो इसलिए उसका रिफॉर्म लास्ट में आया। ठीक है। बट हमें इससे मतलब नहीं लास्ट में आया पहले आया, हमें इससे मतलब है रिफॉर्म कब आया। तो आपको डेट से याद कर लेनी है, डेट का मतलब ईयर याद करना है कि चाइना का रिफॉर्म 1978 में आया, पाकिस्तान का 1988 में आया और इंडिया का आप लोग अच्छे से जानते हो 1991 में आया। ठीक है। तो बताओ, ये पहली स्लाइड आप लोगों को समझ आई पूरी? ठीक है। इस स्लाइड में हमने बेसिक चीजें की कि तीनों की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज कैसी थी, तीनों का काम धंधा कैसा था, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। तो अगली स्लाइड में क्या है, अब हम पढ़ेंगे कि चाइना के बारे में, कि आखिर जो चाइना है वो क्या है, चाइना में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, सारी चीज़ें। तो देखो मैंने आपको दिखाया हुआ है कि चाइना का पूरा नाम है द पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, कॉमनली नोन एज चाइना, विच वॉज एस्टेब्लिश इन 1949। ये भी हमने पीछे पढ़ा था कि चाइना का पूरा नाम क्या है, पीआरसी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था। और इसके जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो चाइना जो सिचुएटेड है वो ईस्टर्न एशिया में सिचुएटेड है और वर्ल्ड की दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, नेक्स्ट टू कनाडा एंड रशिया, विद द एरिया ऑफ 9.597 मिली किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर आप एरिया याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, और नहीं कर सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो डेटा इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिर आपका पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की बात करें तो 143.97 करोड़ इसकी क्या है, पॉपुलेशन है। ठीक है। वर्ल्ड में चाइना फर्स्ट नंबर पे आता है पॉपुलेशन के मामले में, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना के अंदर पाई जाती है। इसके बाद है यहाँ पे लैंग्वेज जो बोली जाती है वो मैड्रिन बोली जाती है, अभी उनकी वो चूचैची वाली लैंग्वेज है। ठीक है। तो ये चाइना के बारे में है। इसके बाद अगली स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ चाइना, चाइना की कौन कौन सी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है जिनके चलते चाइना आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो सबसे पहली चीज़ है आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर वन पार्टी रूल। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको याद होगा इकोनॉमी के टाइप्स पढ़ाए थे, याद है वो 3 टाइप कौन कौन से होते थे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से सोशलिस्ट इकोनॉमी पाई जाती है, वन पार्टी रूल पाया जाता है। यहाँ कोई अपोजिशन पार्टी वगैरह नहीं होती, एक पार्टी जो चाहेगी वही होगा, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं पाई जाती है। ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर वन पार्टी रूल, और ये वन पार्टी रूल के तहत बनाई गई है एट द क्रिटिकल
sector of the economy. Enterprise and the land owned and operated by individual were bought under government control. मतलब सारा का सारा कंट्रोल किसी एक सेक्टर के हाथों में होगा। ऐसी पॉलिसीज चाइना में चलाई जाती हैं। और आप अच्छे से जानते होंगे चाइना में गूगल नहीं चलता, क्योंकि उन्होंने अपने पास क्या बना रखा है, फायर बॉक्स बना रखा है। उसके थ्रू चाइना के लोग फेसबुक यूज़ नहीं कर सकते, चाइना के लोग ट्विटर यूज़ नहीं कर सकते, उन पर बैन है पूरी तरह। उनके अपने अपने यूसी ब्राउज़र हैं, वो सब वहाँ पर चाइना में चलते हैं। चाइना अपने आप को ना बाकी कंट्री से थोड़ा दबा के रखना चाहती है। और आप जानते हो अभी कोरोना वायरस के टाइम पर उन्होंने अपने कोरोना पेशेंट्स की कैलकुलेशन तक करवाने से मना कर दी थी। मना क्यों कर दी थी? क्योंकि ताकि ये ना हो जाए कि भाई हमारे इतने ज़्यादा पेशेंट कोरोना वायरस से अफेक्टेड है। WHO तक को शांत करा दिया था चाइना ने मिनटों के अंदर। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, अब देखो मेरी बात को सुनो। अब जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आपके एग्जाम में, बोर्ड्स एग्जाम में इनसे क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, जो अभी 4 या 5 पॉइंट जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुना, मुझे कोई क्लास भगानी नहीं है। क्लास भले 2 घंटे की हो 3 घंटे को, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मेरी कोई स्ट्रेटेजी नहीं क्लास 1 घंटे की बनानी है 2 घंटे की बनानी है। जिस टाइम हम लोग समझ जाएंगे क्लास वहीं खत्म हो जाएगी। नहीं समझ आएगा मैं 6 घंटे भी क्लास खींच दूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनो क्या है। सबसे पहला है ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या है? एक चाइना के पर्सन थे जिनका नाम था माओ। ठीक है, माओ नाम के पर्सन थे। उनका चाइना में एक बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है चाइना को सही करने में। चलो एक बार इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन चलाया गया। दिस कैंपेन इनिशिएटेड इन 1958 एम्ड and industrialization the country on a massive scale. People were encouraged to set up industries their backyards in the rural areas. Communes were started under the commune system. People collectively, अब देखो मैं आपको ना पूरा ग्रेटली फॉरवर्ड के बारे में बताता हूँ। कभी कभी ना एग्जाम में इस पर से शॉर्ट नोट आ जाता है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, जो हमारे माओ थे, जो चाइना के रहने वाले थे, उन्होंने क्या बोला कि भाई ऐसा करो कि हम अपने चाइना को अगर वर्ल्ड क्लास लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं ना, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज़ का सेटअप होना एक बड़े लेवल पे बहुत ज़रूरी है। तभी तो आप देखते हो चाइना के हर घर के अंदर एक फैक्ट्री खुली हुई है, हर घर के अंदर। उन्होंने वही बोला, उन्होंने कहा देखो जो लोग बड़े लेवल पे फैक्ट्री खोल सकते हैं वो बड़े लेवल पे खोलें, और जो लोग नहीं खोल सकते उनको हम इनिशिएट करेंगे कि वो छोटे छोटे लोगों के साथ मिलकर अपनी खुद की एक फैक्ट्री खोलें। आप अकेले नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप जैसे और भी लोग हैं उनके साथ मिल जाओ और मिलकर काम करो। आप देखते हो चाइना के अंदर घरों के अंदर ना चार्जर बन रहे हैं, किसी के यहाँ चार्जर की फैक्ट्री हो रही है, किसी के यहाँ एप्पल के आईफोन असेंबल किए जा रहे हैं। यानी चाइना के हर घर के अंदर एक फैक्ट्री है, जिसके चलते अचानक से चाइना के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। बड़ी बड़ी कंट्रियां चाइना को कॉन्ट्रैक्ट देने लगी, क्योंकि वहां की जो लेबर है वो बहुत सस्ती है, सस्ते रेट पर काम कर देती है। तो कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ने चाइना को ठेका दे दिया कि तुम असेंबलिंग का काम करो, तुम रॉ मटेरियल का काम करो, ताकि हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम हो पाए। और चाइना ने इस चीज़ का बहुत फायदा उठाया, और इसी को बोलते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। इस कैंपेन के थ्रू माओ ने कहा कि हमें अपने चाइना को अग्रेरियन से उठा के कहाँ ले जाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर लेकर आना है। इंडस्ट्रीज को इतना बूस्टअप करना है कि हर घर के अंदर उसके बैकयार्ड में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज सेटअप हों। अगर आप बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी अगर आप सेटअप करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा आप सभी के लिए। तो इस कैंपेन में ये चला गया। मैं एक बार दोबारा रीडिंग लगवा रहा हूँ इसकी। देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड द कैंपेन इनिशिएटेड इन 1958 एम्ड and industrialization the country on a massive scale. People were encouraged to set up industries in the backyard. यहाँ पर चाइना के लोगों को encourage किया गया कि वो अपने बैकयार्ड में इंडस्ट्रीज खोले, भले ही छोटी छोटी हो बट खोले। बैकयार्ड मतलब है कि बैक साइड मतलब कि आपका घर है और आप अपने घर में कहीं पर एक छोटी सी इंडस्ट्रीज को सेटअप करें इन रूरल एरियाज, और खास तौर पे उन जगहों पर जो जगह विकसित नहीं, जैसे रूरल एरियाज होते हैं। कम्युन्स वर स्टार्टेड। अच्छा, कम्युन्स का मतलब जानते हो क्या होता है? ग्रुप बना लेना। अगर आप अकेले वो काम नहीं कर सकते तो आप जैसे और भी कई सारे लोग हैं उन सबको जोड़ दो और वो काम करना शुरू कर दो। द कम्यून सिस्टम पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड। पीपल को जोड़ा गया एक साथ ताकि वो उस काम को कर सकें। तो ये पूरा सेगमेंट था ग्रेट लीप फॉरवर्ड का। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। ये क्या चीज़ है, एक बार हम इसकी रीडिंग लगाएंगे फिर हम इसको समझेंगे। रीडिंग लगाते टाइम आप देख सकते हैं इन 1965 माओ, अच्छा इनका पूरा नाम जो था ना वो माओ ताई तुंग, थोड़ा सा आप समझ सकते हो चाइनीज नेम है। तो उन्होंने क्या किया, एक कल्चरल रिवॉल्यूशन लाया ऑन अ लार्ज स्केल। इन दिस रेवोल्यूशन स्टूडेंट एंड प्रोफेसर वर सेंट टू द वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड्स। अनलाइक ग्रेट लीप फॉरवर्ड
द कल्चर रेवोल्यूशन डिड नॉट हैव एक्सप्लिसिट इकोनॉमिक रैशनलाइज। क्या लिखा हुआ है सुनो, माओ ने कहा कि हमारे यहाँ के जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो पीएचडी प्रोग्राम यानी रिसर्च प्रोग्राम में लगे हुए हैं, या जो अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं, उनको हम चाइना से बाहर भेजेंगे, अच्छी अच्छी कंट्रियों में भेजेंगे और उनको बोलेंगे वहाँ पर तुम रिसर्च करो कि वो कंट्री डेवलप क्यों है, उनके यहाँ पर काम करने का जो तरीका है वो कैसा है, आखिर वो किस तरह से कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। जब आप बाहर की कंट्री में आओगे, उनके कल्चर को सीख कर आओगे, उनके काम करने के तरीकों को सीख कर आओगे और फिर तुम हमारी कंट्री में आके हमें बताओगे, तो इसका फ़ायदा हमारी इंडस्ट्रीज़ को पड़ेगा। ये तो होता है ना कि जो सीक्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि दूसरी राइवलरी फर्म में अपने बंदे को भेजते हैं, वहाँ से वो काम सीख कर आता है और फिर वो अपनी इंडस्ट्री में वापस आके बताते हैं देखो वहाँ ना हमारी राइवलरी फर्म में इस तरीके से काम हो रहा है, तो इसका फ़ायदा उसको मिल जाता है। यही काम चाइना ने किया। तो माओ ने क्या बोला कि भाई जो जितने भी स्टूडेंट हैं, रिसर्च प्रोग्राम में लगे हुए हैं, जितने बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, उन सबको बाहर भेजो और बाहर भेज के देखो कि बाहर की जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है वो क्या स्कीम, क्या स्ट्रेटेजीज चलाती हैं अपनी इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए, और उसका फायदा चाइना को मिला। और इस पूरे प्रोग्राम को हमने नाम दिया है ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन। इस पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। चलो एक बार मैं इसकी रीडिंग दोबारा लगवा देता हूँ। लिखा हुआ है इन 1965 माओ ताए तंग्स स्टार्टेड अ कल्चरल रेवोल्यूशन ऑन अ लार्ज स्केल, और ये बहुत ही बड़े स्केल पर रेवोल्यूशन आया था। इन दिस रेवोल्यूशन स्टूडेंट एंड प्रोफेसर वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री। लर्न फ्रॉम द कंट्री मतलब बाहर की कंट्री में जाके तुम कुछ सीख कर आओ। Countryside, unlike Great Leap Forward, the Culture Revolution did not have any explicit economic rationalization। और इस वजह से उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला कि उनको दूसरी कंट्री के जो कल्चर्स हैं वो समझ आने लगे, ठीक है। तो ये आपको दो चीज़ समझ आई, ग्रेट लीप फॉरवर्ड और ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका ड्यूल प्राइस पॉलिसी। ये ड्यूल प्राइस पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि आप एक ही चीज़ के दो प्राइसेस सेलेक्ट करेंगे। जैसे अगर कोई इनपुट कोई फार्मर्स खरीदता है या फिर कोई इंडस्ट्री खरीदती है, उनके लिए हमने प्राइस सेट कर दिया कि तुम्हारे लिए ये प्राइस है और तुम्हारे अलावा कोई खरीदेगा तो उसके लिए ये प्राइस सेट है। ऐसा क्यों किया गया सुनो, देखो एक बात बताओ, अगर हम फार्मर्स को इनपुट सस्ते रेट पे देंगे तो फार्मर्स इनकरेज होंगे फार्मिंग के लिए, इनकरेज होंगे तो आउटपुट अच्छा निकलेगा। दूसरी बात, अगर हम फार्मर्स के अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कम रेट पर चीज़ देंगे तो उनकी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट सस्ता होगा, सस्ता हो तो हमारी चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी। तो चाइना के गवर्नमेंट ने क्या किया, दो प्राइस सेलेक्ट किए। मान लो किसी कॉमोडिटी की प्राइस 10 रुपये और सेम कॉमोडिटी की दूसरी प्राइस रखी गई 15 रुपये। कहा गया कि फार्मर्स और जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनको थोड़ा सस्ते रेट पर माल देना है तो उनके लिए रेट डिसाइड कर दिया कि 10 रुपये। लेकिन अगर उसके अलावा कोई अगर माल बेचना चाहता है या खरीदना चाहता है तो उसके लिए 15 रुपये वाला प्राइस है। यानी कि सेम चीज़ के दो दो प्राइस रख दिए गए। फार्मर्स और इंडस्ट्रीज के लिए थोड़े कम प्राइस रखे गए और अदर्स के लिए थोड़े से ज़्यादा प्राइस रखे गए। और इसी मैकेनिज्म को बोलते हैं ड्यूल प्राइस सिस्टम। क्या बोलते हैं? ड्यूल प्राइस सिस्टम, कि एक चीज़ के दो दो कीमत। कितनी? दो दो कीमत। पढ़ते हैं एक बार। ड्यूल प्राइस पॉलिसी, प्राइस वर फिक्स्ड इन टू वेज। प्राइस को दो तरीकों से फिक्स किया गया। दैट इज फार्मर एंड इंडस्ट्रियल यूनिट वर रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल देयर फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। जो प्राइस गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दी फार्मर्स और इंडस्ट्रीज के लिए कि तुम इतने में खरीदोगे और इतने में बेचोगे, तो ये पहली प्राइस पॉलिसी हो गया। और अदर्स के लिए उन्होंने दूसरी प्राइस पॉलिसी रखी। फिर लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एंड रेस्ट वर परचेज एंड सोल्ड एट मार्केट प्राइस। सुनो, उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है कि जो मार्केट प्राइस है उस पर तो सभी खरीदेंगे और मार्केट प्राइस से कम पर फार्मर्स और इंडस्ट्रीज खरीदेंगे, और उनका भी प्राइस गवर्नमेंट ने डिसाइड करके बता दिया। मार्केट प्राइस मतलब डिमांड और सप्लाई के बेस पर जो प्राइस आधारित की जाती है ना, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो ये दोहरी कीमत इन्होंने पॉलिसी अपनाई ताकि हम फार्मर्स को और इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा प्रमोट कर सकें, ठीक है। और इसका फायदा चाइना को बहुत बड़े स्केल पर मिला था, ठीक है। फोर्थ है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मैं आपको बताता हूँ SEZ क्या होता है या EEZ क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखो, एक बहुत बड़े लेवल पे एक एरिया सेटअप किया जाता है। उस एरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज होती हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज ही इंडस्ट्रीज मिलेगी। लेकिन खास बात ये होती है, ये वो इंडस्ट्रीज होती है जिनके द्वारा बनाया गया माल सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट किया जाएगा, इंपोर्ट नहीं। मतलब
डोमेस्टिक मार्केट में आप उसे नहीं बेच सकते हो, सिर्फ आप उनका एक्सपोर्ट करोगे। तो ऐसे में उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उनके यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, उनका नाम हर दुनिया में फैलेगा, जैसे बोलते हैं ना मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। तो उन्होंने यही किया, तो उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बनाई, एक पूरा एरिया बना दिया जिसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, और उन इंडस्ट्रीज को असिस्ट करने के लिए वहाँ बैंकिंग खोले गए, वहाँ इंश्योरेंस सेक्टर्स खोले गए, ताकि उन इंडस्ट्रीज को हेल्प मिल पाए। दोस्तों तब क्या होगा, जब मैं आपको बोलूँ कि आपके पापा या आपके बड़े भाई बहन जो भी जॉब करते हैं वो 2 गली छोड़कर जॉब करते हैं, उनकी इंडस्ट्री वहीं पर है, 3 गली छोड़ के आपका स्कूल है, 2 गली छोड़कर आपका हॉस्पिटल है, हर चीज आपको अपने एरिया में मिल जाए, तो आपका एरिया कम टाइम के अंदर ज्यादा पहुंच लेगा, नहीं लेगा, बिल्कुल लेगा। ठीक उसी तरह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए चाइना के अंदर, जिनका काम था कि ऐसी फैक्ट्री सेटअप करना जिनसे बनाए गए माल को हम एक्सपोर्ट कर पाए। तो उन्हें हमने इंश्योरेंस की फैसिलिटी वहीं पर दी, हमने उन्हें लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी, हमने बैंकिंग की सुविधा दी, हमने स्कूल हॉस्पिटल, वहाँ लेबर जो काम कर रहे हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ सोएंगे, उनके लिए फ्लैट्स बनाए, आपने ऐसा देखा भी होगा। तो उस पर्टिकुलर एरिया या जोन को नाम दिया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जब सारी सुख सुविधाएं आपको अपने रेंज के अंदर मिल जाएंगी तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर नहीं आओगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, कम टाइम में आप ज्यादा काम कर पाओगे, और जो भी आपने प्रोड्यूस उगाया उसको आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी यूनिट्स खोली गई चाइना के अंदर, और उस यूनिट को नाम दिया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आपने कई ऐसी गाड़ियां देखी हुई 4 व्हीलर जिनमें एक स्टिकर लगा होता है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो समझ जाना वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाने वाली कार है। ठीक है, पढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर सेटअप, इनको सेटअप किया गया। ओवर द ईयर द प्रोडक्शन इंक्रीज, और इसकी वजह से प्रोडक्शन लेवल जो हमारा नहीं चाइना का बढ़ गया। द प्रपोर्शन ऑफ गुड्स ऑफ इनपुट ट्रांजिटेड इन द मार्केट also modernization also increased. The goal of Chinese economic reform was to generate sufficient surplus to finance the modernization of the main Chinese economy. दोस्तों SEZ ने ना चाइना की इकोनॉमी को बदल के रख दिया। आखिर जब हम अपने इंडिया में देखते हैं, अभी चलो कोरोना वायरस के बाद से अब तो मेड इन चाइना वाली चीज़ें बहुत कम दिखने लगी हैं, वरना तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि ऐसा लग रहा था सिर्फ इंसान छोड़ के बाकी सब चीज़ मेड इन चाइना है, ईच एंड एवरीथिंग मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। क्यों? बिकॉज उन्होंने इतने अच्छे लेवल पे SEZ बनाए थे कि उनसे हमें माल खरीदना ही पड़ जाता था। आखिर आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन तो आया होगा कि भाई जब हम जानते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट करना ज़रूरी, इंपोर्ट करना से नुकसान पहुंचता है, तो हम चाइना से क्यों इतने इंपोर्ट करते हैं? कभी मन में क्वेश्चन आया? मैं आपको बताता हूँ क्यों करते हैं। अगर बच्चा जो न्यूबॉर्न बेबी, अगर उसको बेबी डॉल खरीदनी है, छोटी सी बारबी डॉल खरीदनी है, कोई भी डॉल खरीदनी है, कोई भी अपना टॉयज खरीदने हैं, तो चाइना की टॉयज क्यों इंडिया में बिकता है? बिकॉज उनकी पर यूनिट कॉस्ट इतनी कम होती है कि जो हमारे देश का व्यापारी है ना, वो चाइना का माल ही लेता है ताकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन से ज़्यादा मिल पाए। और कोई ब्रांड का अगर वो लेगा ना, कोई दूसरी कंट्री का बना हुआ, तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, उसका माल बिकेगा ही नहीं यहाँ पे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन से कम मिलेगा। तो एक ट्रेडर तो वही चीज़ खरीदेगा ना जिसको खरीदने में पैसे कम जाए और बेचे ज़्यादा रेट पे ताकि प्रॉफिट ज़्यादा मिले। तो चाइना का माल बेच के दबा के प्रॉफिट होता था, जिस वजह से हम चाइनीज़ लोगों को बहुत ऑर्डर देते थे अपने पास। आप कोई भी चीज़ उठा लो, शीशा भी उठाओगे ना तो देखना बैक साइड लिखा होता था मेड इन चाइना। अब तो ये जब से कोरोना वायरस हुआ तब से हमने बहुत कंट्रोल कर दिया। होली हो गया, दिवाली हो गया, उनके यहाँ नहीं मनाई जाती, लेकिन वो हमारे लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं क्योंकि उन्हें पता है हम लोग हैं पागल। हम चीज़ों सेंटिमेंट्स नहीं देते, हम सीधा कॉस्ट देखते हैं, जिसमें कम कीमत आ रही है हम तो वही चीज़ खरीदेंगे। उनका त्यौहार नहीं है, बट उन्हें पता है इंडिया एक मार्केट है उनके लिए, इंडिया हमारे लिए इंडिया एक फैमिली है, उनके लिए इंडिया एक मार्केट है। आप समझ रहे हो? तो इस तरीके से चाइना ने 4 चीज़ें, बताओ वो 4 चीज़ें कौन कौन सी है जो चाइना को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर गई। सबसे पहला ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम, ठीक है। दूसरा प्रोग्राम आप जानते हो जहां पर उन्होंने आउटसाइडर में अपने बंदे भेजे थे, ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन। तीसरा ड्यूल प्राइस पॉलिसी, और चौथा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये 4 पॉइंट ने ना, वैसे हैं बहुत सारे पॉइंट, बट ये जो 4 मेजर पॉइंट हैं इन्होंने चाइना की दशा ही बदल दी। 1980 तक जो चाइना हमारी इंडिया की तरह हुआ करता था, वो 1980 के बाद से एक डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी बन गई। इसीलिए आज चाइना जो है वर्ल्ड वाइड मोनोपोली पावर प्ले कर रही है अपनी जीडीपी के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर। समझ रहे हो? चलो ये चीज़ क्लियर हुई। अब नीचे मैंने लिखा हुआ है कि 1978 रिफॉर्म सिंस 1978 चाइना बिगिंस to introduce many reform in phase. The reform was initially in agriculture, foreign trade, investment sector. In agriculture, land are divided into small plots which are allocated of individual household that were allotted to keep all income of land after paying taxes. क्या लिखा हो जानते हो? ये छोटे छोटे रिफॉर्म चाइना ने चलाए, जैसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म चलाया, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म चलाया, फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म चलाया, ताकि उनके व्यापार को और भी ज़्यादा पुशअप मिल पाए। तो इन्होंने क्या किया, फार्मर्स के लिए
छोटी छोटी लैंडलेस लैंड दी किन फार्मर्स को, जो लैंडलेस फार्मर थे, जिनके पास लैंड नहीं अवेलेबल थी, उनको उन्होंने लैंड प्रोवाइड किया और कहा तो अब तुम काम धंधा करो और हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो कुछ इन तरीकों से चाइना जो है वो बहुत आगे निकल गया। 1980 तक तो हमारी जैसा था, बट 1980 के बाद तो भाई चाइना चाइना ही हो गया, गायब ही हो गया, पता नहीं चला। जितना छोटा नाम उतने बड़े काम, आप समझो। तो ये हमने पूरा पढ़ा अपने पास कि किस तरीके से चाइना ने अपने यहाँ पर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज की चाइना के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपने पास पाकिस्तान के बारे में। इसके बारे में जितना कहो उतने शब्द कम है, ठीक है। हमारी नेबरिंग कंट्री है। देखो ये चैप्टर पढ़ते और पढ़ाते टाइम हमें एक बात का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, पता है क्या, आप लोग भी थोड़ा एथिक्स का यूज़ करना। एथिक्स का इसलिए यूज़ करना कि कमेंट में कोई भी हेट कमेंट किसी भी कंट्री को लेकर मत करना, फिर चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो। चाइना के भी लोग इंसान है हमारी तरह, पाकिस्तान के लोग भी इंसान है, बल्कि पाकिस्तान के लोग तो अपने एक तरह से भाई हैं। देखो ऐसा होता है, पाकिस्तान के 1000 लोगों में से अगर 10 लोग इंडिया की बुराई कर रहे हैं तो हम क्या सोचते हैं कि वो 1000 लोग हमारी बुराई कर रहे हैं। रियलिटी ऐसी नहीं होती है। रियलिटी वो 10 लोग पूरे पाकिस्तान को गंदा कर रहे हैं जो ऐसा बोल रहे हैं। हमारे इंडियंस भी ऐसे ही हैं, जो पाकिस्तान लोगों की मेंटालिटी की वो हमारे पाकिस्तान के उल्टा सीधा बोलते हैं। क्या हम सब लोग बोलते हैं? नहीं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं, उनसे पूरी इंडिया रिप्रेजेंट हो जाती है। इसलिए पाकिस्तान को लेकर कोई हेट कमेंट नहीं, ठीक है। पाकिस्तान भी एक अच्छी कंट्री है। आखिर एक टाइम पे हम लोग भाई भाई हुआ करते थे, आज नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन कभी किसी टाइम तो थे ना। तो इसलिए हम कोई भी हेट कमेंट या कोई भी ऐसी बात नहीं बोलेंगे। जो सच है सिर्फ वो बोलेंगे, जो उनकी इकोनॉमी में चल रहा है वो बात करेंगे। उसके अलावा हमें कोई उनकी तरफ कोई टिप्पणी नहीं करनी। वो भी हमारी तरह एक इंसान है, इंसान की तरीके से देखेंगे। हमें चैप्टर पढ़ना है, ना कि हमें यहाँ पर पॉलिटिकल इश्यूज लेकर बैठे हैं, उन्होंने ये किया वो किया। समझ रहे हो ना बात? तो प्लीज कोई भी ऐसा कमेंट मत करना, ठीक है। हमारी तरह यार वो भी अच्छे लोग, ठीक है। आओ पाकिस्तान की बात करते हैं। लिखा हुआ पाकिस्तान ऑफिशियली द इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान। अच्छा, इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान बोला जाता है। इसका जो पूरा नाम है ना, इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है, बट शॉर्ट में इसे पाकिस्तान बोला जाता है। इस्लामिक क्यों? बिकॉज इन लोगों के यहाँ जो धर्म होता है वो अलग होता है। जानते हो, इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को अपनाया हुआ है, तो इस वजह से इसका नाम कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है। लिखा हुआ है कि इन्होंने इंडिपेंडेंस कब गेन की? 14 अगस्त 1947 को। और अगर हम इनकी जियोग्राफी की बात करें तो मुस्लिम कंट्रीज में पाकिस्तान सेकेंड नंबर पर आता है। मुस्लिम कंट्रीज में पाकिस्तान सेकंड नंबर पे आता है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। इंडोनेशिया के बाद, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम है, उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुस्लिम है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं जियोग्राफी की पाकिस्तान की। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन साउथ एशिया और इसका जो बॉर्डर है वो सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट एशिया को छूता है। और इसका जो बॉर्डर है वो चाइना, नॉर्थ ईरान की तरफ है, और अफगानिस्तान और इंडिया, मतलब एक तरह से पाकिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज है वो आप समझ लो, एक चाइना हो गई, अफगानिस्तान हो गया और इंडिया हो गया। और इसका जो टोटल एरिया है वो 8,81,913 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। पॉपुलेशन की बात करें तो 208 मिलियन है सिर्फ यहाँ पर, 208 मिलियन। 208 मिलियन का मतलब आप समझो कितने करोड़ बना जाके, लगभग 20 करोड़ बनी आबादी यहाँ पर जाके। पाकिस्तान में पॉपुलेशन के हिसाब से अच्छा है, वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, एक अच्छी बात तो ये है पाकिस्तान की। और वहाँ की जो मेन लैंग्वेज है, देखो इंग्लिश तो हर जगह ही बोली जाती है ताकि हम इंटरनेशनल ट्रेड कर पाएँ, बट वहाँ की जो मेन लैंग्वेज है, ऑफिशियल नहीं, जो मेन लैंग्वेज है वो है उर्दू। ऑफिशियल लैंग्वेज सबकी इंग्लिश होती है लगभग। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान की कौन कौन सी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज थी। सबसे पहला, पाकिस्तान फॉलो मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। पाकिस्तान के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम हमारी इंडिया की तरह ही यूज़ किया गया। अब पाकिस्तान और इंडिया ना लगभग सेम तरीके से चले हैं। भाई अलग हो गए तो क्या हुआ, बात समझो, चीज़ें तो वही हैं, इंसान तो वही हैं। अब कुछ लोग इंडिया से भाग के पाकिस्तान चले गए बंटवारे के टाइम, कुछ लोग पाकिस्तान से भाग के इंडिया में आ गए, तो यार कल्चर तो वही है ना, इंसान तो वही है, बस जगह बदल दी तो क्या हुआ, समझ रहे हो। तो वही लिखा हुआ है, पाकिस्तान ने भी कौन सी इकोनॉमी फॉलो की? मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम फॉलो की, जहां पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर क्या करते थे? कोऑपरेट करते थे और एक दूसरे का काम करते थे। फिर अब इन्होंने कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई पाकिस्तान ने ताकि इनकी कंट्री डेवलप बन पाए? सबसे पहली स्ट्रेटजी है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान ने भी कहा कि भाई हम चाहते हैं इंपोर्ट को कम करना। इंपोर्ट को कम करने के लिए माल हमें अपनी ही कंट्री में बनाना पड़ेगा ताकि हमें दूसरी कंट्री आगे हाथ ना फैलाना पड़े, समझ लो। तो देखो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इन्होंने कहा पाकिस्तान एडॉप्टेड रेगुलरली पॉलिसी फ्रेमवर्क इन द लेट 1950s एंड 1960s फॉर इंपोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। पाकिस्तान ने कहा इंपोर्ट उनका बढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या किया जाए? तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज सेटअप की जाए जिन चीज़ों का इंपोर्ट हम बाहर से कर रहे हैं, क्यों ना उसकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में की जाए, जिससे हमें बाहर की कंट्री पर डिपेंड ना रहना पड़े और उनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो क्या रहे, प्रिजर्व रहे अपने पास, कहीं बाहर ना जाए। फिर लिखा हुआ है द पॉलिसी कंबाइंड
टैरिफ प्रोटेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स टुगेदर विद डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल ऑन कॉम्पिटिंग इंपोर्ट। और इनकी जो पॉलिसी थी वो इस तरह से पॉलिसी इन्होंने फ्रेम की ताकि वो इंपोर्ट को कंपटीशन दे पाए। ट्रेडर को बोला जाता था कि तुम बाहर से माल मत खरीदो, तुम पाकिस्तान के बने हुए माल खरीदो, जिससे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डेवलप हो, बजाय की बाहर की। और लोगों ने माना भी, उनका सपोर्ट भी किया इस बात को लेकर। सेकंड है ग्रीन रेवोल्यूशन। जैसे हमारे भारत के अंदर हरित क्रांति एग्रीकल्चर में आई थी, ठीक पाकिस्तान के अंदर भी ग्रीन रेवोल्यूशन HYV सीड्स के थ्रू आई, हाई वैरायटी सीड बोल तो नहीं गए, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड, द इंक्रीज the output of food grain. They had changed the agrarian structure diagrammatically. In 1970, nationalization of capital goods took place. Pakistan shifted the policy oriented in 1970 and 1980 when private sector got encouragement. देखो पूरी बात सिंपल सी एक बात मैं बोलता हूँ, पाकिस्तान में भी ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट चलाया गया, ठीक है। बट क्या था, मिक्स इकोनॉमी से पहले पाकिस्तान में भी प्राइवेट या गवर्नमेंट इकोनॉमी चलती थी, फिर बाद में हमने उन पॉलिसीज को चेंज करके मिक्स्ड किया, तब जाके पाकिस्तान के अंदर एक क्रांतिकारी आई। और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जब उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया तो पाकिस्तान का जो GDP ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले इंप्रूव हुआ। फिर है इन 1970 कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज्ड। अच्छा, कैपिटल गुड्स मतलब जो भी बड़ी बड़ी मशीन बनाने वाली इंडस्ट्रीज थी जो कभी किसी टाइम पर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होती थी, हमने मतलब पाकिस्तान ने उनको क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज मतलब प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट से प्राइवेट को देना, और नेशनलाइज का मतलब होता है प्राइवेट से गवर्नमेंट अपने हाथों में ले ले। और जब गवर्नमेंट अपने हाथों में कोई चीज़ ले लेती है ना, तो अच्छी बात ये होती है गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर पर काम करती है। प्रॉफिट मोटिव भी होता है नो डाउट, बट मेन होता है सोशल वेलफेयर। ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए हम काम करें, नहीं ऐसा नहीं होता। तो पाकिस्तान ने क्या किया, 1970 में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा रोल था, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड पाकिस्तान रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न्स। और पाकिस्तान को इतना कुछ करने के लिए पाकिस्तान के पास अपने खुद के इतने फंड नहीं थे, तो पाकिस्तान ने कई कई कंट्रियों से क्या लिया, लोन लिया वेस्टर्न कंट्रीज से। द हेल्प द कंट्रीज इन स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। और कई सारी कंट्रियों ने पाकिस्तान की फाइनेंशियली हेल्प करके उनकी ग्रोथ के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। गवर्नमेंट ऑल्सो ऑफर्ड इंसेंटिव्स टू प्राइवेट सेक्टर। और गवर्नमेंट बार बार पाकिस्तान की क्या करती थी, प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव देती थी ताकि गिरे हुए को संभाल के दोबारा खड़ा किया जा सके। और इसके बाद है दिस हैड क्रिएटेड क्लाइमेट आ न्यू इन्वेस्टमेंट, जिसके से इन्वेस्टमेंट्स का एक नया क्लाइमेट, नया दौर शुरू हो गया और इन्वेस्टमेंट भर भर के होने लगी। एंड 1988 सर्टेन रिफॉर्म वर ऑल्सो इनिशिएटेड इन द कंट्री। जैसे कि हमारे इंडिया में रिफॉर्म कब किए थे, 1991 में किए गए थे। पाकिस्तान में सेम रिफॉर्म 1988 में किए, क्योंकि उनको उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी। हमें तो 1991 में ज़रूरत पड़ी, बट पाकिस्तान को थोड़ी पहले ज़रूरत पड़ गई। तो जब भी एक कंट्री में रिफॉर्म आता है ना, उसके बाद से जो नक्शा होता है ना वो पूरा चेंज हो जाता है। समझ लो बात को। तो कुछ इस तरीके से पाकिस्तान ने अपने पास कुछ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी यूज की और जिसके से पाकिस्तान आज इस लेवल पर पहुंच गया, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज हैं जो इंडिया ने फॉलो अप की है, क्योंकि इतना सब पढ़ लेने के बाद ही अब हमारा इंडिया है तो अब इंडिया का पढ़ना जरूरी है। देखो मैंने इंडिया के बारे में ना बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिया आप कहोगे सर ये तो आपने बहुत गलत किया, आपने इंडिया के बारे में नहीं बताया। तो मैं बता दूं, हम तो पढ़े इंडियन इकोनॉमी रहे यार। आपने इससे पहले के जो 9 चैप्टर्स पढ़े हैं, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो सारे इंडियन इकोनॉमी पर तो पढ़े हैं। वो कौन सा हमने चाइनीज इकोनॉमी पढ़ी ये बताओ। तो हमने सारा चीज़ तो कर लिया, थोड़ा मोटा मोटा आइडिया वो मैं आपको इसमें दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अपने पास कि वो कौन कौन सी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज हैं जो इंडिया ने अपनाई और इंडिया आगे निकल गया। चलो सबसे पहला है साउंड ट्रेड सिस्टम, कि हमने अपने व्यापार करने के जो तौर तरीके ना उनमें सबसे बड़े बदलाव लाए जिससे कि व्यापार को आसान और जटिल ना बनाया जा सके। देखो इंडिया वॉज अ कंट्री विच हैड द हिस्ट्री of closed trade. Because of historical background, these are critical challenge for India in order to make a new policy which can support the new open trade system. The new reform in economic of India has been introduced and acceleration the economic growth of India. देखो हमने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक कंपनी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको एंट्री दी इंडिया में, ब्रिटेन की कंपनी को, और उसने हमारे साथ क्या किया, 200 साल तक हमारे ऊपर राज किया, हमें अपना गुलाम बना के रखा। तो हम बहुत बड़े सहमे और डरे हुए थे कि आखिर अगर हम बाहर वालों को कुछ ऐसा मौका देंगे तो बाहर वाले हमारे उस चीज़ का फ़ायदा ना उठा ले। तो हम व्यापार में ना बहुत फूक फूक के कदम रख रहे थे, और जो भी हम कदम रख रहे थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो हमने अपने यहाँ पर व्यापार के लिए कुछ ऐसे सिस्टम
एक ऐसे मैकेनिज्म को चलाया जिससे कि कोई दूसरी कंट्री हमारे ऊपर एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए। इवन हमने कई सारे फॉरेन एक्ट्स बनाए जिनके थ्रू व्यापार पर कंट्रोल किया जा सके, जैसे फेमा हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेयर एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट इंट्रोड्यूस किया, पार्टनरशिप एक्ट इंट्रोड्यूस किया। इन सब एक्ट के थ्रू कहीं ना कहीं हमने बाहर की फॉरेन कंट्रीज पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जिससे कि व्यापार को आसान बनाया जा सके, वजह कि कोई हमें आके गुलामी करवाए। ठीक है, तो हमें बहुत डरे हुए थे, इसलिए हमने बड़ी साउंड सिस्टम पॉलिसी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, आपने हमसे पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म पॉलिसी, जिसमें हमने इंडस्ट्रीज को रिफॉर्म लेकर आए। हमने इंडस्ट्रीज में, आपको याद होगा ना, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 1 में 17 इंडस्ट्रीज, 12 इंडस्ट्रीज कुछ इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, प्राइवेट कर दी थी, गवर्नमेंट कर दी थी, याद आ रहे? वही सारा सिस्टम है साउंड ट्रेड पॉलिसी में। नंबर 2 है हमारा रिडक्शन इन पॉवर्टी। दोस्तों, पॉवर्टी को दूर करने के लिए आपको याद होगा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स चलाए गए थे, जिनसे गरीबी को दूर किया जा सके और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सके। क्योंकि अल्टीमेटली पॉवर्टी कब आती है? जब इंसान काम नहीं कर रहा होता, और अगर कर भी रहा है तो मार्केट प्राइस से कम पे कर रहा है। तो इसलिए पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाए गए ताकि पॉवर्टी को रिमूव करके हम अपने देश के अंदर की गरीबी को मिटा सके और डेवलपमेंट की ओर बढ़ सके। तो वही लिखा है रिडक्शन इन पॉवर्टी। इंडिया हैज एडॉप्टेड सेवरल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया। है ना, कई सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम कराए थे। दोस्तों, देखते हैं आप में से कौन मुझे सही आंसर देगा। मुझे 5 एलिवेशन प्रोग्राम के नाम कमेंट करके बताओ, 5, क्योंकि आप पिछले सारी क्लासेस हमारी देख चुके हो, है ना, सारी 30 क्लासेस आपने हमारी देखी होंगी। उसमें मैंने आपको पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के बारे में बताया था। तो देखते हैं कौन सा इंसान जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहा है, जो बिना पीछे देखे, बिना चीटिंग किए अभी के अभी वीडियो को पॉज करके कॉमेंट करके बताएगा वो 5 पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम कौन कौन से, कोई से भी 5। ठीक है, तो इसके बाद है दिस वुड हेल्प इन इंक्रीज पर कैपिटा इनकम। जब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाओगे तो इंसान क्या करेगा, उसे रोजगार मिलेगा, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और इसकी वजह से नेशनल इनकम बढ़ेगी, और जिसकी वजह से जो एब्सोल्यूट पुअर थे, जो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, वो नॉन पुअर में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। सो दिस इज ऑल बी अ रिडक्शन इन पॉवर्टी। फिर है रूरल डेवलपमेंट, लिखा हुआ है अंडर दिस स्ट्रेटजीज इंडिया अडॉप्टेड वेरियस मेजर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एरिया दैट आर लैगिंग बिहाइंड द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ विलेज इकोनॉमी। देखो, कहते हैं ना, गांधी जी ने एक बात बोली थी, इवन हमने रूरल डेवलपमेंट पे तो पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, याद आ रहा है? ये तो बस एक छोटा सा पार्ट है, तुमने तो बेटा बड़े बड़े पहाड़ खोद दिए, ये तो सिर्फ घास काटने वाली बात है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, देखो, गांव का विकास होना बहुत जरूरी है अगर हम देश का विकास चाहते हैं। ठीक है, किसी भी कंट्री के विकास के लिए गांव का विकास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखा गया कि अगर हमें इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करना है तो गांव पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, और यही हमारे इंडिया ने किया भी। महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए हमने रूरल डेवलपमेंट पर बहुत फोकस किया। रूरल डेवलपमेंट में हमने गाँव में एग्रीकल्चर पर बढ़ावा दिया, हमने HYV सीड्स के थ्रू गाँव में एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ाया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बढ़ाए, वहाँ पर एजुकेशन सेक्टर पर पैसे खर्च किया, शौचालय बनवाए। ये क्या है, रूरल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि रूरल डेवलपमेंट भी बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, और हमारे इंडिया ने रूरल डेवलपमेंट पर फोकस किया। ठीक है, फोर्थ आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसको बताने की जरूरत नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के थ्रू एम्प्लॉयमेंट को ही बढ़ाया गया था, है ना। कई सारे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जैसे स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, कृषि ग्रामीण विकास योजना, ये सब क्या है, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स हैं। तो वेल सेवरल इकोनॉमिक रिफॉर्म वाज इनिशिएटेड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री एंड देयर एम इज टू प्रोवाइड गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कि लोगों को स्किल बनाया जा सके। और आपने एक नाम सुना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKY, प्रधानमंत्री कौशल विकास KVY। ठीक है, PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये वैसे पूरे इंडिया में है। इनके कई सारे सेंटर्स हैं जिनमें लड़कियों को कढ़ाई बुनाई कंप्यूटर कोर्स कराया था, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। लड़कों के लिए थोड़ी कम अपॉर्चुनिटी, लड़कियों के लिए खासतौर पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये क्या है, ताकि आपको इतनी स्किल्स दे दें कि कल को अगर आप कहीं जॉब नहीं मिलती है तो आप अपना खुद का काम कर सको, घर बैठे भी कुछ कमाई कर सको, क्योंकि तुम्हारी छोटी छोटी कमाई से इंडिया की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। अब बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से हमारी इंडिया की जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी रही है इंडिया को आगे बढ़ाने में, वो यही है। वैसे तो
कई सारी हैं, बट जो मेजर मेजर है वो मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो अब वो कौन कौन सी कॉमन स्ट्रेटजीज हैं जो इंडिया और पाकिस्तान ने अपनाई अपनी अपनी डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर, क्योंकि देखो हम दोनों एक तरह से भाई भाई हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिसीज भी होंगी ना उसमें 19-20 का फर्क होगा, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम होंगी। सबसे पहला है कि बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव सक्सीड in more than doubling their per capita income in spite of high growth rate of population। इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने अपनी पर कैपिटा इनकम को पहले से ज़्यादा डबल कर लिया, अपनी अपनी पॉलिसी से पहले से ज़्यादा डबल कर लिया, फिर चाहे पॉपुलेशन ही क्यों ना हो, ठीक है। नंबर 2, द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी हैव ऑल्सो बीन रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, हाउ एवर द लेवल ऑफ पॉवर्टी इज लोअर इन पाकिस्तान। देखो क्या हुआ है कि धीरे धीरे करके हमने पॉवर्टी को भी रिड्यूस करना शुरू किया, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाए गए, जिनसे पाकिस्तान में एक लेवल पे पॉवर्टी कम हुई और इंडिया में भी, खत्म तो नहीं हुई बट हाँ कम हुई एक लेवल तक। थर्ड पॉइंट है, बोथ द कंट्रीज हैव अचीव्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड। हाँ, ये बात सच है कि पहले जो हमारा एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी निकलती थी उसको हमने पहले के मुकाबले बढ़ा लिया HYV सीड्स या ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू। नंबर 4, बोथ द कंट्री हैव सक्सीड इन डेवलपिंग देयर सर्विसेज एंड इंडस्ट्री सेक्टर इन फास्ट रेट। हमने अपनी सर्विसेज और इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतना ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज किया कि दोनों का जो चार्ट है ना वो बहुत ही ऊपर ऊपर जा रहा था दोनों कंट्रियों का। इसके बाद द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूविंग बोथ द कंट्रीज। हम अपनी कंट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए इंडिया और पाकिस्तान हम दोनों ने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया, ट्रेडिशनल अप्रोच को भी रखा बट थोड़ा उसको कम यूज़ करके मॉडर्न अप्रोच पर हमने शिफ्ट किया अपने आप को, जिससे हमें उसका फ़ायदा मिला। तो कुछ इस तरीके से पाकिस्तान और जो इंडिया है उसने सेम पॉलिसी चला के एक साथ ग्रोथ रेट को आगे बढ़ाया। फिर आगे दे रखा है कि डेमोग्राफिक इंडिकेटर कि देखते हैं 2020 के डेटा के हिसाब से। देखो हमारी जो क्लासेस हैं 2021-22 पर बेस्ड हैं, बट अब डेटा ना एकदम से नहीं आता। ये कहो कि आप एकदम लेटेस्ट डेटा आज की डेट का, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब सर्वे होता है तब पता चलता है। तो अभी जो लेटेस्ट डेटा है वो 2020 का रिपोर्ट मुझे मिला गूगल पे। मैंने जितना भी लेटेस्ट डेटा है वो सारा का सारा उठा के लिखा। आपकी बुकों के अंदर सारा आउटडेटेड डेटा है, क्योंकि बुक बहुत पहले प्रिंट हो जाती है इस वजह से। और मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे जो भी डेटा लिख रहे हैं वो बिल्कुल करेंट डेटा हो। ऐसा ना हो कि जैसे आप एग्जाम दे रहे हो मार्च को तो उसी तारीख का, नहीं, उसके 2-3 महीने पहले या 1-2 क्वार्टर पहले का भी आप डेटा दे सकते हो। तो वही लेटेस्ट डेटा, यही आपको याद करना है। बुक के डेटा को साइड कर देना। मैंने क्या बोला, बुक से ही चैप्टर पढ़ना ही नहीं है, कोई भी चैप्टर बुक से नहीं पढ़ना। जितना हम कर रहे हैं इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो देखिए डेमोग्राफिक डेटा की बात करें तो सबसे पहले पॉपुलेशन की बात करते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन 138 करोड़ की है। ये पूरा डेटा 2020 पर बेस्ड है, ठीक है। 138 करोड़ की आबादी इंडिया में, चाइना में 144 करोड़ 144 करोड़ है, और पाकिस्तान में 20 करोड़ है, ठीक है। देख पा रहे हो कि चाइना में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और पाकिस्तान में बहुत कम पॉपुलेशन है। हाँ, ये बात सच है, पाकिस्तान में पॉपुलेशन बहुत कम है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, अच्छा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का एक सीधा सा मतलब बताऊं। अब मान लो मैं अपनी छत पे खड़ा हूं और मैं पत्थर फेंकता हूं तो किसी के सर पे लगेगा, नहीं लगेगा? सर पे तब लगेगा जब मेरे आसपास की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, और सर पे तब नहीं लगेगा जब दूर दूर घर होंगे। आप समझ रहे हो? तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कि 1 किलोमीटर के रेडियस में कितने लोग रहते हैं, उसे बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब गाँव में देख रहे हो बड़े बड़े मकान होते हैं, वहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम होती है। शहरों में कम जगह पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, इसलिए वहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो देखते हैं किस शहर में, किस कंट्री में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है। इंडिया की बात करें तो 464 पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी 464 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। मतलब एक स्क्वायर लगा लो 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का ये चारों स्क्वायर 1-1 किलोमीटर। इस बीच में जो पॉपुलेशन रहती है वो 464 रहती है, जबकि चाइना में 153 रहती है। इसलिए चाइना में बड़े बड़े मकान होते हैं तो वहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम पाई जाती है। और पाकिस्तान में 287। देख पा रहे हो इंडिया में ज़्यादा आबादी है, इंडिया में ज़्यादा लोग भरे पड़े, तभी आप अपनी छत से कहीं पत्थर फेंको ना तो किसी सर पे लगेगा जाके, बट गाँव में कहीं फेंको तो शायद नहीं भी लगेगा। सेक्स रेशियो मतलब है फीमेल पर 1000 मेल में कितनी फीमेल्स हैं, ठीक है। तो इंडिया में 1000 पुरुष में 929 फीमेल्स हैं। ड्रास्टिकली एक बहुत बड़ा सोचने वाली बात है, 929, तो बाकी का कुआरे बैठेंगे। इसके बाद चाइना की बात करें 941, फिर भी ठीक है। और पाकिस्तान की बहुत अच्छी हालत है, 947 फीमेल्स हैं। ये बात बहुत अच्छी लगती है पाकिस्तान की। फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं। फर्टिलिटी रेट बात समझ लो क्या होता है, क्योंकि हम इसको समझ नहीं पाते फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है। फर्टिलिटी रेट का मतलब जब कोई भी फीमेल 15 से लेकर 45 साल की एज में होती है तो वो बच्चा देने लायक होती है, उस रेट को बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। क्योंकि इस एज में कितनी महिलाएं हैं जो बेबी बॉर्न कर सकती हैं और कितनी नहीं कर सकती। जो कर सकती हैं उन्हें बोलते हैं फर्टिलिटी रेट, ठीक है। इंडिया में अगर हम बात करें तो 2.2 बर्थ पर वुमेन, यानी कि वहां पर जो बर्थ रेट है वो 2.2 है।
और चाइना की बात करें तो 1.696 बर्थ रेट पर वुमेन है, और पाकिस्तान की बात करें तो 3.45 बर्थ पर वुमेन रेट है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अर्बनाइजेशन कि कितने गांव जो हैं वो अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो गए, यानी गांव का विकास हुआ, जिसे बोलते हैं अर्बनाइजेशन। तो इंडिया में 37% अर्बनाइजेशन है, चाइना में बहुत ज़्यादा है जो कि एक अच्छी बात है 60.6, और पाकिस्तान में सबसे कम है 36, मतलब 1% भारत से कम है बस। तो ये हमारा लेटेस्ट डेटा है जो कि डेमोग्राफिक इंडिकेटर के बारे में बताता है। इसके बाद हमारा अगला है जीडीपी इंडिकेटर कि जीडीपी इंडिकेटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो मैंने ना ये पूरा डेटा गूगल से उठाया, लेटेस्ट डेटा है बिल्कुल, और आपको यही एग्जाम में लिख कर आना है। देखो अगर मैं टॉप 5 कंट्रीज की बात करूं जिनका जीडीपी टॉप 5 में, वर्ल्ड में टॉप 5, जैसे वर्ल्ड में 195 कंट्रीज आपको बताया था ना, तो 195 कंट्रीज में हमारा इंडिया 5वें कंट्रीज पर आता है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, 195 में हमारी रैंकिंग 5वें नंबर पर है जीडीपी के मामले में। इतना जीडीपी हम लोग ग्रो अप करते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो भाई यूनाइटेड स्टेट्स है जिसकी जीडीपी 19.48 ट्रिलियन है डॉलर्स। फिर दूसरे नंबर पे चाइना आता है, जीडीपी 12.23 ट्रिलियन। देखो आपको ट्रिलियन याद नहीं करना है, आपको सिर्फ याद करना है कौन सी कंट्री कितनी ज्यादा है। आप दो नाम तो याद कर लो, यूएस नंबर 1 पे, चाइना नंबर 2 पे, इंडिया नंबर 5 पे, पाकिस्तान नंबर 40 पे। आप देख पा रहे हो ना इसमें, तो 1 पे यूएस है, 2nd पे चाइना, 3rd पे जापान, 4th पे जर्मनी, 5th पे इंडिया, और 48th नंबर पे है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जीडीपी काफी पीछे है, टॉप 5 में हमारा इंडिया कवर होता है। ठीक है, तो ये था जीडीपी इंडिकेटर और ये रिपोर्ट 2020 की है। इसके बाद है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। दोस्तों इसको आप अपने आप देख लेना, इसमें कुछ भी पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है, जस्ट मैंने इसलिए दी कि फॉर सिक्योर ऑफ योर नॉलेज। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं हमें ये भी दे दिया करो, तो मैंने उनके लिए डेटा दे रखा है, पढ़ लेना, अच्छा लगेगा। कंक्लूजन, चैप्टर का कंक्लूजन पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम चैप्टर को ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं और कंक्लूजन पे जाते ही नहीं हम लोग। आखिर हमने पूरा चैप्टर पढ़ा तो हमारे दिमाग में निष्कर्ष क्या निकला कि अब हमने देखो इंडिया के बारे में पढ़ा, हमने चाइना के बारे में पढ़ा, हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा, तो भैया फर्क क्या नजर आया, कौन सी कंट्री को किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है, किसकी ज़रूरत नहीं है, कौन सेल्फ सफिशिएंसी पर आ चुका है, ये सारी चीज़ें। देखो सबसे पहली बात कर रखी है इंडिया के बारे में। इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म मॉडरेटली। देखो इंडिया की इकोनॉमी जो परफॉर्मेंस दे रही है वो बहुत हाई नहीं, मॉडरेट दे रही है, ना कम ना ज़्यादा। बट मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन दैट स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। और आज भी ऐसा है कि मेजर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इट इज़ येट टू रेज, और हमें इसे रेज बढ़ाना है और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, बिकॉज 1/4 ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन में इंडिया में, यानी हर चौथे इंसान में एक इंसान बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आता है। इसलिए हमें कुछ इस तरह से काम करना चाहिए ताकि पॉवर्टी को दूर किया जा सके। ये है कंक्लूजन। ये कंक्लूजन कौन देता है? जो दिमाग से सोचता है। देखो एक काम करने के दो तरीके हैं, एनालिटिकल और क्लैरिकल। क्लैरिकल क्या है कि आपको कोई बता दे 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, ये होता है क्लैरिकल काम, कि आपको बता दिया, आपने पहाड़े याद कर लिए, बट उसका रीजन निकाल के निष्कर्ष निकालना, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा सोसाइटी पे, दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्लैरिकल वर्क था, अब जो ये कंक्लूजन पढ़ रही है एनालिटिकल वर्क है, कि फाइनल जो हमने पढ़ा उसका निष्कर्ष क्या निकला। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कब जेल चला था पता ही नहीं चलता। ठीक है, आप में से कमेंट करके बताओगे कि पाकिस्तान के कौन से प्रधानमंत्री जो अभी जेल में है। ठीक है, उसके बाद अभी कौन से बैट्समैन को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया उसके बाद। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएंगे। तो लिखा है वहाँ की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल ही नहीं हो पाती है, प्रधानमंत्री जेल में जा रहे हैं, उसने इतने फ्रॉड किए हैं, तो मतलब देख रहे हो कितनी चीज़ें खराब हो रही हैं। ओवर इंडिपेंडेंट और रेमिटेंस एंड स्टेगनेंट परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, रुकी परफॉर्मेंस है। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ावा जा रहा है बट बड़ी धीमे धीमे रेट से, स्टेगनेंट रेट से जा रहा है। नीड टू इम्प्रूव फैसिलिटी टू द पीपल, और इनको जरूरत है अपनी पीपल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की। नंबर 3 चाइना, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। अब देखो चाइना के अंदर पॉलिटिकल फ्रीडम ही नहीं है, अपोजिशन पार्टी कोई है नहीं। जब कोई अपोजिशन पार्टी में नहीं होता ना, तो फिर हम अपने आप को समझते हैं 30 मार खा, कोई हमें कुछ कहने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं, इस तरीके से काम करते हैं। तो ये चीज़ भी गलत है। पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी ना तो बात खराब हो जाएगी। पॉलिटिकल पार्टी होती तो कम से कम हमारी लूप होल तो गिनवाती रहती है, जिसके डर के मारे हम काम अच्छा करते हैं, जबकि चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में वन मैन पॉलिसी चलती है। इसलिए लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इम्प्लीकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर मेजर कंसर्न। चाइना हैज यूज्ड द मार्केट मैकेनिज्म टू क्रिएट एडिशनल सोशल अपॉर्चुनिटी बाय रिटेनिंग कलेक्टिव ओनरशिप of land and allowing individual and cultivation land. China has ensured social security in rural areas and has need to improve their agriculture sector and give more double digit GDP. देखो चाइना इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस करी बट एग्रीकल्चर पे उतना फोकस नहीं करी, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करना चाइना के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
ठीक है। तो हमने तीनों का कंक्लूजन पढ़ लिया। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी लगा होगा। बुक में बहुत अलग अलग तरीके से दे रखा है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो से बहुत सारी चीज़ें बड़ी सिंपल लगी होंगी, और अगर सिंपल हुई तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताना। यहाँ पर हमने जो अपना प्लेज लिया था वो पूरा होता है कंप्लीट। सो गाइस फाइनली हमने अपने उस प्लेज को पूरा कंप्लीट कर लिया। जो हमने कहा था ना 30 डेज की सीरीज लेकर आएंगे, माना कि वो 30 डेज की सीरीज में एक क्लास और हमारी एक्स्ट्रा लग गई, 31 क्लासें हो गई हैं। बट 15 क्लास में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर ली और 16 क्लास में इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट कर ली। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज जो मैंने प्लेज लिया था आप लोगों के लिए कि मैं इतना आपके लिए करूंगा, वो मैंने करके दिखाया। और रही बात सरप्राइज़ की, कि मैंने आपको बोला था आपको सरप्राइज़ दूंगा 10 जनवरी को। आई नो कि वो 10 जनवरी भी निकल गई है। सरप्राइज़ क्यों नहीं दे पाया, उसके पीछे का रीज़न है कि अभी हमारी यही सीरीज़ कंप्लीट नहीं होती, तो मैं बीच में कैसे वो सरप्राइज़ डाल देता। ठीक है, अब वो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वही सरप्राइज़ लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, सो गाइज थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना प्यार दिया। इस सीरीज़ में बहुत हम लोगों ने भी मेहनत की, उससे ज़्यादा आप लोगों ने मेहनत की। आप लोगों का पेशेंस, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, जिस तरह से आप हमें कमेंट करते आ रहे हो कि सर बहुत ही बढ़िया क्लासेस होती हैं। स्टूडेंट्स के नाम, बहुत सारे नाम मुझे याद भी हो गए इसमें, कई सारे नाम याद हो गए। ऋषभ भारद्वाज, जिन्होंने स्टार्टिंग में नेशनल इनकम में अच्छे अच्छे आंसर्स हमें भेजे। इसके बाद आपके कामिनी शर्मा हो गई, आयशा पांचाल हो गई, आयुष शर्मा हो गए, नितिन शर्मा हो गए। ये कई सारे स्टूडेंट्स इस पूरी सेगमेंट में मुझे इतने अच्छे से याद हो गए, क्योंकि बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं, सब ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और भी कई स्टूडेंट हैं बट कुछ मुझे नाम अभी याद हो पाए हैं। तो इसी तरह आप कमेंट करते रहोगे तो मुझे भी आप लोगों से टच बना रहेगा, कि आप लोगों को मैं देखता रहूँ कि हाँ भाई ये वो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो हमें रिप्लाई देते हैं। बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच गाइस इस तरह से हमें प्यार देने के लिए। हम आपके लिए इसी तरह से और भी अच्छी अच्छी वीडियोस शूट करते रहेंगे। बस आप हमें बताते रहना आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, बिकॉज आपके सजेशंस के बिना तो नहीं हो पाएगा ना काम। ठीक है, सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel. So guys that's all about this video lecture series। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए पीस।